स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में वे यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बेटा हमने वेक्टर की फर्स्ट क्लास अटेंड कर ली थी। उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। हमने देखा था कि वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं तथा और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने वहाँ 9 से 10 टाइप्स इनके अलग अलग देखे थे। उन बारे में डिटेल्स हमने जानी थी कि आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं और वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद की हम स्टडी आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले चैनल की जो आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो बेटा लास्ट क्लास हमने जहाँ से ख़त्म की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा था कि टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। यानी अगर मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बोला तो पूरी फिजिक्स में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन होती क्या है, बेसिकली एंगल। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो अब जैसे यहाँ आपको एक क्वेश्चन, जैसे हम एक कुछ यूनिट वेक्टर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik प्लस 4jk, इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik प्लस 4jk देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो एक ए वेक्टर आपको दे रखा है और आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या देखा है कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर अपन फाइंड आउट करें तो बच्चों क्या आएगा, वो ए कैप, और ए कैप इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अगर बेटा मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, वही आपका आई कैप और जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे। तो ये कितने हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है बेटा, 9 + 16 25 यानी 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए कैप निकाल लेता हूँ। तो ए कैप मेरे पास क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप अपन मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/5 बेटा कितना होगा, 0.6 आई कैप प्लस 4/5 कितना होगा, 0.8 जे कैप। इन दोनों का जब आप ऐड करोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको 1 मिलने वाला है। तो ये हमने निकाल लिया डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर किससे, यूनिट वेक्टर से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik प्लस 4jk प्लस √24kk। आपको एक ए वेक्टर आपको दे रखा है। वो बोला क्या उसने, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस कितने तरह से बन सकते हैं हम वो देख रहे हैं। तो क्या बोला इसने कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अब यहाँ से आप बेटा आप ये चीज़ समझो कि आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी बेसिकली वो यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। तो अब मैं उस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालूं, चाहे मैं वो यूनिट वेक्टर निकालूं, क्या दोनों बातें बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों क्या हैं, सेम थिंग्स हैं। बिकॉज जो यूनिट वेक्टर जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की होगी क्या वही डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर की भी होगी, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो मुझे क्या निकालना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है कि यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो बेसिकली मुझे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जो ए वेक्टर मुझे दे रखा है अगर मैं उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लूँ तो मुझे एक ही डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन मिलते से ही उस डायरेक्शन में जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे वो सबकी डायरेक्शन बेसिकली वही रहेगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की, तो वो मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूँ। वो कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस √24 का स्क्वायर। तो अपने पास ये कितना जाएगा, 24 प्लस 16 40 40 और 9 49 यानी 7। तो ए कैप मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस √24 के कैप अपॉन 7।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/7 आई कैप प्लस 4/7 जे कैप प्लस √24/7 के कैप इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर ए वेक्टर आपको दे रखा है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप, ए और बी वेक्टर आपको दे दिए। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि देयर इज सी वेक्टर, यानी सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर है लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में। तो हमें वो सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है वो कि हमें एक सी वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, यानी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, वो बी की डायरेक्शन में है। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो वेक्टर सी होगा, जो वेक्टर यहाँ पे सी होगा, उस सी वेक्टर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। भाई कोई भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम किससे डिनोट करेंगे? मॉड्यूलस से। और डायरेक्शन में किससे डिनोट करूँगा? यूनिट वेक्टर से, यानी सी के यूनिट वेक्टर से। अब उसने क्या बोला कि जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा यहाँ से? 1² प्लस 2² प्लस 3², यानी 9 + 4 13, 13 और 1 14, यानी √14। तो मेरे पास सी का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि वो बी की डायरेक्शन में है, यानी जो बी का यूनिट वेक्टर हो गया क्या वही सी का यूनिट वेक्टर भी होगा? हाँ या ना? बिकॉज बी की डायरेक्शन में है तो जो बी का यूनिट वेक्टर होगा वही मेरा सी का यूनिट वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से सी कैप मेरे पास क्या आ जाएगा? बी कैप के बराबर। और बी कैप यहाँ से कितना आएगा? तो मैं बी कैप का मॉड्यूलस भी निकाल लूँ, वो कितना आ जाएगा? 2² प्लस 1² प्लस 2², यानी 4 4 8 8 और 1 9, यानी 3, यानी 3। तो ए वेक्टर, तो बी ये कितना आ जाएगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3। ठीक है, बस इसको आप ऐसे भी ऐसे रहने दो। ठीक है, तो अब मैं वापस इसको जो ऊपर वाली फॉर्म है उसमें लिख देता हूँ। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है? √14। ठीक है, और डायरेक्शन कितनी है? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3। मैं चाहता हूँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 2√14/3 आई कैप प्लस √14/3 जे कैप प्लस 2√14/3 के कैप इस आंसर। ये मेरे पास सी वेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या था, हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में कि दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, तीसरा वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में है, यानी जो बी की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन हो, वही सी की डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब जो बी का यूनिट वेक्टर होगा वही सी का यूनिट वेक्टर भी होगा। तो बस मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, और मुझे इस इक्वेशन में, इस मेथड में, फॉर्मूले में मुझे रख देना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है बट अपने पास, दैट इज़ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। हमने जब वेक्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में तो हमने क्या देखा था कि वेक्टर, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कब बोलूँगा? जब वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगी। क्या? पहला क्या? उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तीसरा उसके पास डायरेक्शन होने चाहिए, और तीसरी उसके पास इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा। तो बेसिकली हम वो देखते हैं कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन बेटा 3 तरह के होते हैं, यानी 3 लॉज आपके पास होते हैं। वो 3 लॉज क्या क्या हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये 3 हमारे पास वेक्टर लॉज होते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या बोलते हैं? तो पहला लॉ देखो क्या बोलता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या बोलता है कि इफ 2 वेक्टर्स p and q are such that they represent 2 adjacent sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in reverse order will be the resultant of vector a and vector b। कुछ समझ में नहीं आया ना? अभी आएगा। इसने क्या बोला कि 2 वेक्टर मेरे पास हैं p और q। ठीक है, 2 वेक्टर p और q मेरे पास है जो इस तरह से हैं कि वो एक ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और जो सेम ऑर्डर में है। अभी सेम ऑर्डर क्या है, अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है, कि दो वेक्टर पी एंड क्यू मेरे पास इस तरह से है कि वो एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी बट इन रिवर्स ऑर्डर यानी ऑपोजिट ऑर्डर, वही क्या होगी, उन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अब जैसे कैसे होगी वो देखते हैं। जैसे मेरे पास देखो ये दो वेक्टर्स मेरे पास, एक वेक्टर पी वेक्टर और ये वेक्टर क्यू वेक्टर, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ में, कि अगर मैं किसी वेक्टर को बिना उसके लेंथ में चेंज किए पैरेलल यदि मैं शिफ्ट करता हूं तो उस वेक्टर पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी वो वेक्टर अनचेंज्ड रहेगा, उस वेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को उठा के बस यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो ये वाला डायग्राम आप देखो, मैंने इस क्यू वेक्टर को उठा के यहाँ पी के साथ टच कर दिया। अब जब पी के साथ मैंने इसको टच कर दिया तो देखो बेटा पी वेक्टर ये रहा, क्यू वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। अभी देखो दो एक ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों वेक्टर्स पी और क्यू, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी वही क्या होगी, बेसिकली इनका रिजल्टेंट होगी। अब देखो वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके इसको मैं जोड़ रहा हूँ, यानी क्यू की जो टेल है उसको मैं पी के हेड से मिला रहा हूँ, ठीक है। टेल और हेड क्या होता है, तो अगर एक वेक्टर मेरे पास है तो ये इसका क्या होगा, हेड होगा, और ये जो पॉइंट है पीछे का ये इसकी क्या होगी, टेल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्यू की टेल को पी के हेड से मिला दिया। तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, जो आप अगले डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक तीसरी साइड बनाऊँ तो बेटा तीसरी साइड क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब ये दोनों साइड आप देखो, जो पी वेक्टर क्यू वेक्टर है क्या सेम ऑर्डर में है, यानी जहाँ से एक खत्म हो रहा है क्या वहीं से दूसरा चालू हो रहा है, बिना पेन उठाए, कि वेक्टर पी यहाँ खत्म हो गया, वेक्टर क्यू यहाँ से चालू हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर में तीसरा जो वेक्टर होता वो कैसे बनता है, यहाँ पे वो कुछ ऐसे बन जाता ये, और ये तो ये पी है, और इसको मैं ऐसे बना लेता, इसके जो हेड होता वो इस तरफ आ जाता, इस तरफ। तो ये मेरे पास पी वेक्टर, यहाँ से क्यू वेक्टर और यहाँ से आर वेक्टर, ठीक है। ये तीनों क्या है, सेम ऑर्डर में। लेकिन हमें जो आर वेक्टर जो तीसरी साइड है वो सेम ऑर्डर में नहीं रखनी है, वो किस में रखनी है, रिवर्स ऑर्डर में। तो वो मुझे रिवर्स ऑर्डर में रखनी है। तो रिवर्स ऑर्डर कैसा होगा बेटा, कुछ इस तरह से होगा, इस तीसरी साइड इस तरीके से और रिवर्स ऑर्डर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो तीसरी साइड होगी, यही तीसरी साइड क्या होगी, इनका रिजल्टेंट कहलाएगी, ठीक है। तो उस रिजल्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर बेटा किसके इक्वल होगा, वेक्टोरियल सम ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कैसे हमने यहाँ ट्राइंगल लिया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दो वेक्टर्स जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एक का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का फाइनल पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी, ठीक है, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड इन दोनों को मिलाएगी यानी अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये सेकंड वेक्टर का लास्ट पॉइंट है, यानी लास्ट वेक्टर का लास्ट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को, एक वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को और लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को, इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी बेसिकली वही क्या होगी, आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। आई होप इससे भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट भी मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर मिलेगा, बिकॉज दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूँगा तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। आलू में मैं आलू डालूंगा तो आलू ही मिलेगा मुझे, टमाटर तो बन नहीं जाएगा। तो दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे तीस जो उनका रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। अब ये आर भी मेरे पास वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि आर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो नेक्स्ट चैलेंज मेरे सामने जो है वो क्या है कि मैं आर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना होगा और आर की डायरेक्शन मुझे निकालनी होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब आर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो बेटा उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक सीधा साधा फॉर्मूला होगा। बट उससे पहले हम क्या देखते हैं कि जो थीटा एंगल मैं लूँगा यहाँ आगे आने वाले फॉर्मूले में, वो थीटा एंगल बेसिकली मैं क्या लूँगा कि जब दो वेक्टर्स के हेड टू हेड मिलेंगे या टेल टू टेल मिलेंगे तो उस वक्त जो उनके बीच में जो एंगल होगा मैं सिर्फ उसको थीटा लूँ, ठीक है। यानी दो वेक्टर्स की टेल के बीच में या दो वेक्टर्स के हेड के बीच में जो एंगल होगा वही आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। उसके अलावा जो दूसरा एंगल होगा वो क्या बनेगा आपके पास, 180 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे ये आपके पास है, मान लो कोई एक वेक्टर ये है,
ये थीटा बन रहा है, तो देखो यहाँ दोनों की टेल मिल रही है, यहाँ दोनों के हेड मिल रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। जैसे एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वेक्टर को, जो ये वाला वेक्टर है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट करके इसे यहाँ रख सकता हूँ, इस वाले को। तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा एंगल क्या होगा, जहाँ से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब मैं वापस उसी पे आता हूँ कि आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास आता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी, दो वेक्टर्स मेरे पास है पी और क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड मेरे पास हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर इस तरीके से मैंने कुछ लिख रखा है, उसको भी वेक्टर साइन नहीं लग रहा, यानी वो स्केलर क्वांटिटी है और वो मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर रही है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास बेटा, मेरे पास ये आ गया, पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। डायरेक्शन में कैसे निकालूँ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये वेक्टर क्यू है और ये वेक्टर मेरे पास क्यू है, ठीक है। और ये एंगल मेरे पास क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में थीटा, यानी पी को अगर मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूँ तो ये एंगल थीटा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्यू के कंपोनेंट ले लूँ, कंपोनेंट लेना भी आपको आता नहीं है, तो बेसिकली जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अगर अपन इसका नामकरण संस्कार करें तो ये ले लो आप ए बी सी और डी। तो ट्राइंगल बी सी डी में आप देखोगे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बी सी, और बी सी मेरे पास क्या है, क्यू, यानी बी डी अपॉन क्यू वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा उसी तरीके से मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बी सी, यानी सी डी अपॉन क्यू। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, क्यू कॉस थीटा, और यहाँ से सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, क्यू साइन थीटा। बस ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ये वाला, मैंने क्या किया, अब बी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और सी से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। अल्फा क्या है कि जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर पी से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी, और बेस क्या होगा, ए बी प्लस बी डी, हाँ या ना। इस ट्राइंगल में आप देखो ए सी डी में, इस वाले में बड़े ट्राइंगल में आप देखोगे तो टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बेस, बेस क्या होगा, ए डी, और ए डी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी डी, हाँ या ना। तो ए बी किसके बराबर है देखो, तो मेरे पास सी डी किसके बराबर आया, क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। और ए डी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी डी, और ए बी क्या है, पी है, और बी डी क्या है, क्यू कॉस थीटा, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा मेरे पास इसकी डायरेक्शन आ गई। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई इसकी। तो ये मेरे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया और रिजल्टेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन आ गई किसी एक वेक्टर से। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगे, कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट लॉ अपने पास आता है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ये सेम ट्राइंगल ऑफ एडिशन की ही तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ट्राइंगल ऑफ एडिशन में की बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है। ये क्या बोलता है कि यदि दो वेक्टर्स आपके पास है, यानी इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हैं कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, बिकॉज पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तो कौन सा डायगोनल जो उन साइड्स के बीच में से निकल रहा है, जो उन साइड्स के यानी कॉमन डायगोनल है या उन दोनों साइड्स के बीच में से निकल रहा है, वो जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जैसे आप ये देखो, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर P और Q मेरे पास है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं,
ठीक है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम का शेप यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब देखो जो डायगोनल यहाँ से इन दोनों वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी को इनिशियल जो वेक्टर्स हैं ये, वहाँ से जो डायगोनल आपका स्टार्ट हो रहा है वही डायगोनल क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप बेटा देखो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आप हटा दो तो नीचे वाला जो पार्ट है बेसिकली ट्राइंगल लॉ ही तो आपके पास बन गया, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वही वेक्टर आर। ठीक है, तो वेक्टर आर रिजल्टेंट आपके पास वही है, मैग्नेट फॉर्मूला आपके पास वही है, डायरेक्शन आपके पास वही है, कोई भी चेंज आपके पास नहीं है। ठीक है, पूरे वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आप इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं आपके पास। क्या क्या कि पहला केस, यानी जब हम बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जब कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएं, कुछ डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यहाँ पे ध्यान रख लें। वो क्या है कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, 0 डिग्री होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो बेसिकली दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला रख देता हूँ कि आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन गई, तो यानी यहाँ से ये वैल्यू कितनी बन गई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास, r आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो r मेरे पास आया वो कितना आया, p प्लस क्यू मेरे पास आया। ठीक है, और यही जो वैल्यू होगी, आप देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स मैक्सिमम कब होंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इस टाइम पे इस कंडीशन में मुझे जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो रिजल्टेंट कैसा होगा, r मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ p प्लस क्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, p प्लस क्यू। तो r मैक्सिमम यानी दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, p प्लस क्यू, यानी उनका एल्जेब्रिक सम, यानी उनका स्केलर सम। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ये r मैक्सिमम मेरे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में लेता हूँ कि जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कुछ है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये वेक्टर मेरे पास a हो गया और ये वेक्टर मेरे पास b हो गया। ठीक है, वापस उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो क्या है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर r इक्वल्स टू, तो बेसिकली r इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस क्यू। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यानी यहाँ से जो रिजल्टेंट मुझे मिला है वो कैसा मिला होगा, मिनिमम, यानी r मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, p माइनस क्यू। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है बेटा, p प्लस क्यू, r मिनिमम की वैल्यू कितनी है, p माइनस क्यू। यानी जो दो वेक्टर्स हमारे पास है p और q, उनकी मैक्सिमम जो उनका जो रिजल्टेंट होगा r, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, p प्लस क्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, p माइनस क्यू। यानी बेसिकली वो जो रिजल्टेंट आपके पास होगा r, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यानी अगर अपन उस रिजल्टेंट को लिखें तो वो जो रिजल्टेंट होगा r, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, r मिनिमम से r मैक्सिमम तक। ये बात समझ में आई। तो r मिनिमम हमारे पास क्या है, r मिनिमम क्या है, p माइनस क्यू, और r मैक्सिमम क्या है, p प्लस क्यू। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इस रेंज के बाहर आपके पास r नहीं जाएगा। ठीक है, दो केस आपको समझ में आ गए। तीसरा केस क्या है बेटा, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 60 डिग्री हो, और p और q दोनों कैसे हो, इक्वल हो। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, q की वैल्यू भी मैं p रख देता हूँ, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की, यानी 1/2। यानी ये मेरे पास कितना हो गया, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 3p स्क्वायर r। तो यहाँ से जो r की वैल्यू मेरे पास आई बेटा वो कितनी आई, √3p या √3p।
ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, √3p या √3q के बराबर आएगा। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो और दोनों वेक्टर्स बराबर हों तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो वही p² + q² + 2pq cos थीटा की जगह q की जगह मैं p रख देता हूँ, p² + p² + 2p² cos 90। अब cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो बेसिकली यहाँ मेरे पास कितना बच जाएगा, 2p², 2p, इसको ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो 2p² r इक्वल्स, तो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, r इक्वल्स टू √2p इक्वल्स टू √2q। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी हम कैसे रख रहे हैं, बस यहाँ पे हम एंगल रख रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। लास्ट केस हम देख लेते हैं बेटा। लास्ट केस क्या है कि जब दोनों वेक्टर्स p और q बराबर हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, हम वापस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, 2p² + 2p² आपके पास cos 120 कितना होगा, जितना cos 60 होगा, cos 60 कितना होगा जितना sin 30 होगा, यानी 1/2। लेकिन क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो बेसिकली कितना आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा। तो 2p² × -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये कितना बन जाएगा बेसिकली 2p² - p², यानी अंडर रूट क्या बचेगा, बस p², यानी r इक्वल्स टू कितना आ गया, p इक्वल्स टू q। यानी जब भी वो आपको बोल दे कि दो रिजल्टेंट के दो वेक्टर्स हैं और जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के बराबर है, यानी हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों के वेक्टर्स के बीच में जो थीटा है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये चारों केस बेटा आपको ध्यान रखना है, पांचों केस आपको ध्यान रखना है। ये वेक्टर में जब हम सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं, अगर कोई दिक्कत आपको लगे, कोई डाउट आपको आया तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।